हेलो दोस्तों, यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है 7 जनवरी 2021 से चालू होने वाली है। तो इससे संबंधित जो हम लोग मुख्य परीक्षा में जो उत्तर लेखन शैली है या कि आंसर राइटिंग की अप्रोच है, उसको लेकर हम लोग प्रयास करेंगे और देखने का कोशिश करेंगे कि किस तरह हम लोग अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं आगामी परीक्षा के लिए, ताकि हम अपने जो नंबर हैं वो मुख्य परीक्षा में अधिक पा सकें। तो इसके लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले वर्ष जो एक क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 3 में 2020 के साइंस एंड टेक से संबंधित है यह प्रश्न। तो इसको देखते हैं और इसके माध्यम से हम लोग एक इसका मॉडल उत्तर तैयार करेंगे और आपको बताने के प्रयास करेंगे कि आप किस तरह अपने उत्तर लेखन कौशल को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो प्रश्न था कि पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिए और इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम लोग पहले कन्वेंशनल एनर्जी यूज करते थे या अभी भी करते हैं, तो इससे ये जो सूर्य के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है वो किस तरह भिन्न है और सोलर एनर्जी के क्या लाभ हैं। और इसके लिए इसका जो दूसरा भाग है प्रश्न का कि इसके लिए सोलर एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो ये था प्रश्न। इस प्रश्न को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे कि इसका जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन वाला प्रस्तावना भाग, दूसरा है जो मेन बॉडी है, और जो तीसरा है या कि कंक्लूजन या निष्कर्ष। इसमें हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग अगर शब्दों की सीमा को देखते हुए अगर कुछ होता है तो हम लोग, क्योंकि इसको 250 शब्दों में ही लिखना है हमें, तो हम लोग अगर मैनेज करके कुछ बचता है शब्द तो हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे इसका कंक्लूजन भी लिखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले जो इसका प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें अगर समझा दें कि सोलर एनर्जी है क्या, जो सोलर से या इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त होती है वो है क्या। तो जो बेसिकली है कि जो सोलर एनर्जी है सूर्य के प्रकाश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना ही सोलर एनर्जी कहलाता है, या सौर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना कहलाता है। तो जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यम है, ये डायरेक्ट ये इनडायरेक्ट माध्यम है, वो क्या है। तो जो प्रत्यक्ष माध्यम है जिसमें फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे सौर पैनल आपने देखा होगा उसमें ये जो फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग होता है। तो ये हो गया एनर्जी का, सोलर एनर्जी का प्रत्यक्ष माध्यम। और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो कंसंट्रेटेड सोलर रेडिएशन है उसको हम लोग पानी को गर्म करने में या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उस थर्मल एनर्जी के माध्यम से जो हम लोग टरबाइन को चलाते हैं और एनर्जी उत्पन्न करते हैं, तो ये हो गया है इनडायरेक्ट माध्यम। तो इस तरह इसमें 2 भाग हैं कि सोलर एनर्जी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो यही है सोलर एनर्जी या सोलर इलेक्ट्रिसिटी या सौर विद्युत ऊर्जा। तो ये हम लोग इसको बता दें तो ये हो गया यहाँ तक इसका प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये सोलर एनर्जी जो पारंपरिक या कन्वेंशनल एनर्जी है उससे किस तरह अलग है। तो अगर हम लोग उसका अंतर या डिफरेंस बता दें तो इस तरह हमें इसके लाभों या इसके जो बेनिफिट्स हैं सौर विद्युत ऊर्जा का पता चलेगा। तो ये बेहतर भाग होगा कि हम लोग या कि सीधे सौर एनर्जी का लाभ ना बताते हुए हम लोग इसमें एक कंपैरिजन कर दें, जिससे समझ में आ जाए कि ये जो पारंपरिक ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है ये एक दूसरे से किस तरह भिन्न है। और हम इसको लक्षणों के आधार पर देखेंगे। इसमें हम लोग 5 लक्षण देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला लक्षण है ये है उपलब्धता, मतलब किस तरह उपलब्ध है ये। तो पारंपरिक ऊर्जा जो है जिसमें कोल है, फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, तो जैसे कि पता है कि ये हमारे पृथ्वी के जो गर्भ में है तो ये बहुत ही सीमित मात्रा में है। आगे आने वाले वर्षों में कोई जरूरी नहीं है कि इसकी मात्रा हमें मिले, तो इसलिए ये बहुत ही लिमिटेड सोर्स है। तो ये हो गया लिमिटेड, ये सीमित मात्रा। जबकि सौर जो है हमारा पृथ्वी जब से अस्तित्व में है तब से यह सौर हमारे गगन मंडल में अपनी किरणें बिखेर रहा है।
तो ये जो हो जाएगा असीमित, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसका जो दूसरे लक्षण है सततता, तो यहाँ पर जैसे कि पारंपरिक और विद्युत ऊर्जा है वो अनवीकरणीय है, क्षयशील है, जबकि यहाँ सौर जो है रिन्यूएबल सोर्स है, नवीकरणीय है, ये अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अक्षय ऊर्जा में जैसे सौर है, विंड एनर्जी है, या कि हमारे जो टाइडल एनर्जी है, तो ये अक्षय ऊर्जा है, ये हमें नष्ट नहीं होता, ये हमें निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। जबकि यहाँ अगर हम कोल का यूज कर लें या कि हम फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कर लें तो वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके जो तीसरा लक्षण है, ये क्या पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं। तो जैसा कि हम लोग क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रहे हैं और जो पारंपरिक सोर्स है, ये जो हमारे कोल हैं या कि फॉसिल फ्यूल हैं, पेट्रोल हैं, तो इसके माध्यम से जो हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इससे विभिन्न तरह की गैसें या अपशिष्टों का निर्माण होता है जो हमारे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह ये अनुकूल नहीं है। जबकि सौर जो है ये अनुकूल है और यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायक होता है, क्योंकि जो अक्षय ऊर्जा है ये कि नवीकरणीय ऊर्जा है, इससे जो अपशिष्ट या कि पर्यावरण के लिए जो क्षति होती है बहुत ही मिनिमम होती है या ना के बराबर होती है। अब इसका जो चौथा लक्षण है ये लागत, तो जो पारंपरिक विद्युत ऊर्जा है इसमें जो स्थापना लागत है या इसका फंक्शनल कॉस्ट, संचालन लागत है, ये दोनों अधिक होते हैं, क्योंकि फैक्ट्री स्थापित करने में और वहां पास उसके लिए जो कच्चा मटेरियल है, जैसे अगर हमें कोयले के लिए हमें कोयले से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो वहां पास पहले उसकी स्थापना करना और उसके लिए जो कोयले की जो कच्चे माल के रूप में उपलब्ध कराना, दोनों की लागत अधिक है। जबकि सौर में इसकी जो स्थापना है, एक बार सोलर पैनल लगाने के बाद उसका जो फंक्शनल कॉस्ट है वो कम हो जाता है। इसकी स्थापना लागत तो अधिक है लेकिन जो इसकी संचालन लागत है तो ये कम होता है। और जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, प्रौद्योगिकी उन्नयन, उसके साथ ही इसकी जो फंक्शनल कॉस्ट है और भी कम हो जाती है। तो इसका अब जो पांचवा लक्षण है कि ऊर्जा वितरण कैसे होता है, तो पारंपरिक विद्युत में है जो ये ग्रिड के माध्यम से ही ऊर्जा का वितरण किया जा सकता है, जबकि सौर विद्युत में है ये ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड दोनों के माध्यम से किया जाता है। जैसा कि हमारे घरों में जो हम लोग जो देखे होंगे कि जो सोलर पैनल होता है उसमें कोई ग्रिड नहीं होता, तो ये एक ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड दोनों के माध्यम से किया जा सकता है। अब इसमें जो है कि सौर विद्युत को अपनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो एफर्ट डाले गए हैं या प्रयास किए गए हैं तो वो कौन कौन से हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रयास भारत सरकार द्वारा किया गया वो है नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। तो इसके अंतर्गत जो नेशनल सोलर मिशन था, राष्ट्रीय सौर शक्ति, वो प्रारंभ किया गया और इसमें अब जो लक्ष्य था वो पहले कम था लेकिन अब इसे 100 गीगावाट का ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। और इसके अंतर्गत सोलर रूफ टॉप योजना को भी संचालित किया जाता है। अब इसके अंतर्गत जो दूसरा प्रयास है वो हमारा प्रयास ही नाम है प्रधानमंत्री योजना और ऑगमेंटिंग सोलर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें जो 2030 तक है कुल ऊर्जा उत्पादन जो होगा हमारी रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी के थ्रू उसको 40% करना है। और इसमें जो पैनल के निर्माण के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएंगी, ये जो लोग इसमें उद्यम करेंगे उनको आर्थिक सहायता या इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो तीसरा प्रयास है वो है कुसुम योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उसमें सोलर पंप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है, इससे जो हमारे किसान भाई हैं उनकी ऊर्जा लागत को कम किया जा सके और एक नवीकरणीय ऊर्जा को उनको प्रोवाइड किया जा सके। इसमें जो सबसे बड़ा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग है ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसमें जो बहुत सारे देश हैं इनमें बहुस्तरीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मतलब है कि नीतिगत, आर्थिक और तकनीकी स्तर पर सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है मकर रेखा, उन दोनों के बीच जो देश आते हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच पड़ने वाले देश, इनके बीच एक गठबंधन है। तो इसमें अभी हाल ही में यूएसए भी सम्मिलित हो गया है, तो ये संगठन और भी मजबूत हो गया है। तो ये थे हमारे कुछ भारत सरकार द्वारा प्रयास। अब जब इसके हम लोग अगर शब्द की सीमा को देखें तो अगर हमारे पास कुछ शब्द बचे हुए हैं तो हम लोग इसको
एक निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर शब्द की सीमा को दायरे में रखते हुए हम लोग इसके एक निष्कर्ष तक पहुँचे तो और अच्छी बात होगी। तो इसमें हम लोग जो सारे प्रयास किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, तो जो सारे प्रयास हैं जो हाल ही में ग्लासगो में सम्मिलित हुआ था यूएनएफसीसी की जो 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ग्लासगो में मीटिंग थी, तो उसमें जो भारत ने पंचामृत से वादे किए हैं, पंचामृत में जो 5 वायदे किए गए हैं जो क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किए गए हैं, तो उन वादों को पूरा करने के लिए ये हमारे सारे प्रयास, यहाँ से जो हमारे ये सारे प्रयास हैं ये उसमें मदद करेंगे। तो इस तरह हम लोग एक पॉजिटिव एक कंक्लूजन लिख सकते हैं जो हमारे उत्तर को और अधिक अच्छा बनाएगा। तो इस तरह हम लोग ये साइंस एक्टिक का क्वेश्चन था, तो हमने देखा कि ये उत्तर को कैसे लिखा जा सकता है। तो इसी तरह हम लोग और विषय से संबंधित और प्रश्नों को देखेंगे और उसके मॉडल उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी जो इस 2021 की मुख्य परीक्षा है मेंस की, वो 7 जनवरी से होने वाली है। तब तक हम लोग लगातार इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।